इस्लाम पार्टी के गढ़ नेता खालिद हाजी साहब और सेकुलर फ्रंट के कारपोरेटर्स जिम्मेदारान और वार्ड नंबर 7 के जिम्मेदार, आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है और इस मौके पर मेरे अपने वार्ड में तालीम के नाम पर कारपोरेशन की तरफ से एक निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब की बुनियाद आज रखी जाएंगी। इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशी की क्या बात हो सकती है कि हायर एजुकेशन का पहला हब मालेगांव में आगरा रोड के शुमाली हिस्से में हमारे वार्ड में है। इसके लिए मैं सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार आसिफ शेख रशीद साहब और सेकुलर फ्रंट के तमाम ही ओहदेदारान और कारपोरेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने 6 मई की महासभा में ये एजुकेशनल हब को मंजूरी दी। हम काम जल्द ही शुरू करने वाले थे, मगर अचानक एमएलसी की आचार संहिता लगने की वजह से हम इस काम को 1 महीने के बाद शुरू करेंगे, क्योंकि अभी एमएलसी की आचार संहिता लगी है। नए टेंडर और नए काम काज शुरू नहीं किए जा सकते, इसलिए ऐलान कर दिया गया और 22 मई पहले से ही प्रोग्राम डिक्लेयर था आचार संहिता लगने से पहले। इसलिए ये हुआ कि ऐलान कर दिया जाए और 1 महीने के बाद काम काज शुरू किया जाए। ये जो जगह पर एजुकेशनल हब बनने जा रहा है, ये जगह इसलिए चुनी गई कि ये सेंटर है शहर का और आसपास प्राइमरी एजुकेशन के कई तालीमी अदारे और एक ऐसा तालीमी मरकज जहां मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी भी हो और उसी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी हो। शोएब आजमी साहब ने आपके सामने एआई क्या है, डाटा मार्केटिंग क्या है, दुनिया फ्यूचर में किस तरफ जाने वाली है, ये हम सबको दिख रहा है। जमील क्रांति साहब ने जैसे कहा कि बहुत ज़हीन कौम है मुसलमान, बिल्कुल सच बात है। नौजवान और खास तौर से मालेगांव के लोग, इनके अंदर हुनरमंदी बहुत है, स्किल बहुत है, मगर सही तरफ हम उस स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाते, या वो नौजवान खुद अपनी हुनरमंदी को अपना पेशा नहीं बना पाते। यही जगह पर हम पूरे शहर में देखते हैं कि जैसे जमील क्रांति साहब बोले कि निहाल साहब बोले कि शान बहुत होशियार है मोबाइल में। आज हमको बोलना पड़ता कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा होशियार है मोबाइल में, 8 साल और 12 साल के। दुनिया जिस तरह से टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, इससे पहले 90s में या 2000 में टेक्नोलॉजी इस तरह नहीं थी। आज दुनिया एक जगह सिमट गई है। तुम अपना रोजगार यहीं से इंटरनेशनल कर सकते, नेशनल कर सकते, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। आप बार बार सुनते होंगे होम टू वर्क, अभी प्रधानमंत्री बोले कि होम टू वर्क, तो दुनिया उस तरफ जाने वाली है या जा रही है, तो मालेगांव पीछे क्यों रह जाए। आप 2 साल के बाद देखेंगे कि पूरी मार्केट का सिस्टम बदल चुका रहेगा और उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये एजुकेशनल हब का काम मुकम्मल हो चुका रहेगा और यहाँ से नौजवान जो है वो हुनरमंद भी होंगे, पढ़ाई भी करेंगे और वो उनके लिए रोजगार का जरिया भी बनेगा। ऐसा रोजगार जो शहर में ही उनको मिल जाए, ऑनलाइन सर्विसेज के काम उनको मिल जाए। मालेगांव में लोग पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ने के बाद आगे क्या पढ़ना, तो बहुत कुछ कर लिए
तो ग्रेजुएशन कर लेंगे। उसके बाद एक लाइन जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर। इसके बाद हम सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। हम कोई बहुत यूपीएससी मुकाबला जाती इम्तिहान को करने के बाद हम कोई बहुत बड़े बड़े कोर्स नहीं करने वाले। हम 12वीं के बाद 6 महीने का, साल भर का जो कोर्स है और कोई इंस्टीट्यूट से बातचीत हमारी है, उनको सर्टिफिकेट मिल जाए और उनको रोजगार यहां मिल जाए, बाहर मिल जाए, ऑनलाइन मिल जाए। ये जगह आप मुस्तकबिल में देखेंगे, जो मोहल्ले के लोग बोलते थे कि गंदगी रहती है, आज खुद इस प्रोग्राम के लिए 3 मरतबा साफ सफाई की हुई। गंदगी रहती है, देर रात में ऐसे लोग यहां आकर बैठते हैं जो समाज के लिए बेहतर नहीं है। ऐसी जगह पर आप मुस्तकबिल में देखेंगे एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा जो पूरे शहर को और खास तौर से मेरे वार्ड नंबर 7 के नौजवानों को स्किल भी देगा, हुनरमंद भी बनाएगा और रोजगार के मौके भी फराहम करेगा। हम कारपोरेशन में जब से आए, हम अलग अलग महाज पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें एजुकेशन पर हम लोग बहुत सीरियस काम काज करने की तरफ हैं। कल महासभा हॉल में प्राइमरी एजुकेशन के लोग को लेकर एक मीटिंग हुई कि प्राइमरी के एजुकेशन को हम कैसे और बेहतर करें, प्राइमरी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग और वहां जो भी जरूरत है उसको कैसे अच्छा करें, प्राइवेट स्कूलों से उनको जोड़कर वहां और अच्छी तालीम कैसे दी जा सके। यानी बेस बनाने के साथ साथ हायर एजुकेशन की तरफ ये हब हमको लेके जाएंगे। ये हब सिर्फ वार्ड नंबर 7 नहीं, आगरा रोड का शुमाली हिस्सा और पूरा मालेगांव, तुम्हारे इस सलाम चाचा रोड और कासमिया मस्जिद के पास आकर जब नौजवान ऐसी तालीम हासिल करेगा जो हम आज नहीं सोचे, अगर ये चीज हम 5 साल के बाद सोचते तो 5 साल के बाद और जगह चीजें बन जाती। आज शोएब आजमी को अगर डाटा मार्केटिंग या एआई के ताल्लुक से कुछ सीखना है तो नासिक में भी सीखने का उसको मौका नहीं है अभी फिलहाल। बंबई, पूना, नासिक बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, वहां 2-4-6 महीने में, साल भर में चीजें हो जाएंगी। मगर अगर हम आज मालेगांव में नहीं सोचते तो हम मालेगांव के मुस्तकबिल को क्या देते। जिस तरह से दुनिया डेवलप हो रही है, जिस तरह से दुनिया जिस तरफ जा रही है, अगर उस तरफ हम नहीं सोचे तो फिर हमारा कारपोरेटर बनना, हम इस शहर के जिम्मेदार हैं, हम सियासी समाजी तौर पर इस शहर के लिए फिक्रमंद है, वो बात किनारे रह जाती। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था उस वक्त भी मैं एक बात बोलता था कि सिर्फ रोड गटर के लिए अगर वोट देना है तो मेरे मुखालिफ उम्मीदवारों को भी देंगे तो रोड और गटर बनने ही वाली है, कोई कमाल की बात नहीं है। जो जरूरत की है वो रोड और गटर का काम होगा। मैं रोड बना दिया तो मैं बहुत मेरी जिम्मेदारी निभा दिया, ऐसा नहीं है। मेरे सामने वाला उम्मीदवार भी चुन के आता, वो भी रोड और गटर और ये चीजों का काम किया ही होता, मगर इस तरह का काम करना ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझता था। और इसमें बाकी राशन वाला हुसैन अंसारी और बदकिस्मती से हमारे एक उम्मीदवार जमील सेठ, जिसको मैं आज भी मानता हूं कि वही कारपोरेटर है इस मोहल्ले के, जो इनकी जगह चुन के आए, उनका हाल क्या है वो आप सबके सामने है। ठीक है, इलेक्शन है, हार जीत होती है,
इन लोगों की मदद से एक ऐसा एजुकेशनल हब बनने जा रहा है जो शहर भर में एक मुनफरिद एजुकेशन देगा, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी बिल्डिंग, जिस तरह का नाम है निहाल साहब का, उस तरह से ही उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने की तैयारी है कि लोग देखने आए कि यार ये बिल्डिंग कैसी बनी है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की हमारी कोशिश है, एक अच्छी बिल्डिंग बने, एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ वहां क्लासेस चले, एडवांस टेक्नोलॉजी आज जो है वैसी सहूलत हो, और उस बिल्डिंग के बाद जो ग्राउंड बचता है, मोहल्ले वाले, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मोहल्ले वाले बोलेंगे कि भैया हमको रात में यहीं उठने बैठने दो, जो मोहल्ले के जिम्मेदार हैं। ऐसी कोशिश हमारी है। हम इस वार्ड में, वार्ड नंबर 7 में सबसे अच्छी बात यह है, और यहाँ के अवाम की सबसे अच्छी बात यह थी कि इन्होंने ओपन स्पेस छेका नहीं, ओपन स्पेस पे अतिक्रमण नहीं किया। ये मैं यहां महसूस कर रहा हूं। जितने ओपन स्पेस है सब खुले हुए हैं, लेकिन कोई सहूलत वहां नहीं है। हमारे पीछे एक इतना बड़ा ओपन स्पेस है कि आगरा रोड के शुमाली हिस्से में आज ही खाली राजे साहब से बात हुई कि इतना बड़ा ओपन स्पेस नहीं है, उस पर भी हम जॉगिंग ट्रैक और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट लगाकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। आयशा नगर कब्रिस्तान के इस तरफ जो जगह खाली आपको दिखती है, वहां शादी हॉल बनाने की कोशिश जारी है, और इंशाअल्लाह इसी बजट में वो शादी हॉल की भी मंजूरी मिलेगी। उसके बाद भी कई ओपन स्पेस है। अगर इस वार्ड की आवाम ने अपनी अक्लमंदी से और अपनी कोशिश से इन सब ओपन स्पेस को खुला रखा है, तो मैं ये मानता हूं कि वार्ड नंबर 7 की आवाम अगर अपनी कोशिश की है, तो अब हमारी कोशिश है कि इन सब ओपन स्पेस का एक अच्छा इस्तेमाल करके उनके हवाले किया जाए। ये जिम्मेदारी अब हमारी है। आवाम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप गौर कर लो, कम से कम 5-7 ओपन स्पेस, कहीं एक वार्ड में इतने ओपन स्पेस नहीं मिलेंगे जहां एक अतिक्रमण उस ओपन स्पेस पे नहीं किया गया हो। अगर ऐसी आवाम मेरे वार्ड की है, तो मेरा भी फिर फर्ज है कि जिस तरह की आवाम ने मुझे चुन के दिया है और जिस तरह की उनकी कोशिश थी कि ओपन स्पेस खाली बचे, तो उनका इस्तेमाल उसी तरीके से इस वार्ड की आवाम को मिलना चाहिए। इसी कोशिश की ये कड़ी है, इसी कोशिश की पीछे का जो ओपन स्पेस है वहां है। यही कोशिश आगे आयशा नगर कब्रिस्तान के पास की जो ओपन स्पेस की जगह है वहां है, और इसी तरह साबान नगर के पास ओपन स्पेस खाली है। साबान नगर के भी लोग बैठे हैं, उनकी भी जरूरत के कहीं आगे मुस्तकबिल में वहां भी ऐसे काम करेंगे कि उस ओपन स्पेस का एक अच्छा इस्तेमाल मोहल्ले के लोगों को मिले। खास तौर से मालेगांव शहर की ख्वातीन की फिटनेस को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत है। 40 साल की उम्र होने के बाद घुटना, हड्डी, आदमी की जान तो औरतें सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। कोई वर्किंग ऐसी नहीं है कि उनको कुछ मिले, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा जॉगिंग ट्रैक और उनके फिटनेस के लिए एक ओपन जिम, इस तरह कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ये वक्त की जरूरत है, और यही वादा मैं मेरे वार्ड की आवाम से करता हूं कि इंशाअल्लाह आपके वार्ड को हम बेहतर 5 साल में एक बेहतर वार्ड बनाकर देंगे। शुक्रिया। इसी तरह 73 नंबर स्कूल जो है, उसका प्राइमरी का जो एजुकेशन है और स्पेशल जो गवर्नमेंट से बजट मिला है, उस बजट में हमने 73 नंबर स्कूल को भी लिया है। बोलने का मतलब यह है कि हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ के कारपोरेटर बाकी भाई हुसैन अंसारी, कि एक अच्छा काम इस शहर को, इस वार्ड की आवाम को हम दे सके। और आप हम पे यकीन रखिए, इत्मीनान रखिए। हम मोहल्ले के लोगों को भी अगर रास्ते की तकलीफ है तो हम उनका रास्ते का भी इंतजाम करके देने की तरफ हैं। हम हर तरीके से ऐसा काम करेंगे कि आवाम को सहूलत मिले,
बगैर किसी तकलीफ के। शुक्रिया। मोहतरम सदर, और हाजरीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं सभी के काम आऊँ, सेकुलर फ्रंट हो या इस्लाम पार्टी हो। हमने जो सेकुलर फ्रंट बनाया, हमने तामीर और तरक्की के नाम पर बनाया। आसिफ शेख रफीक साहब, मुस्तकीम भाई, शान हिंद मैडम साहिबा, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें जो आवाम ने इक़्तिदार दिया है तामीर और तरक्की के नाम पर, हम इंशाअल्लाह उस पर पूरा उतरेंगे। शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में हमने इक़्तिदार के सिर्फ 100 दिन मुकम्मल होने पर जो काम काज की बुनियाद पर जो आवाम ने हमको इक़्तिदार दिलाया, हमें मेयर के ओहदे पर दिया, हमें कारपोरेशन का में जो काम काज होते हैं उसका इक़्तिदार हमारे हाथों में दिया। इंशाअल्लाह हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, पूरे मालेगांव के शहर के लिए काम करेंगे। निहाल अहमद साहब की बरसी और जन्मदिन पर जो कारपोरेशन की तरफ से जो एक जगह मुहैया की गई, जो एक हब तामीर किया गया है एजुकेशन के नाम पर, आगरा रोड के इस पार एक भी हब ऐसा तामीर नहीं हुआ। जो तालीमी दोस्त शेख आसिफ साहब है, इनकी सोच बहुत ऊपर है। जैसे शेख निहाल अहमद हाजी साहब की थी, जो बहुत एक साल पहले का जो सोच लेते थे, ऐसे ही शेख आसिफ साहब और मुस्तकीम भाई, खालिद हाजी साहब की सोच भी यही है। वो लोग आगे का सोच कर ही काम कर रहे हैं और उनकी सरपरस्ती में हम काम कर रहे हैं। आज निहाल अहमद साहब के जो तालीमी अदारा शुरू होने जा रहा है, इसकी संग बुनियाद जो हम शहर को बताएंगे, ये जो आवाम है जो हमारे साथ साथ शहर में जो नफरत की सियासत कर रहे हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है। जो हम तालीमी अदारे के साथ साथ शहर की तरक्की के लिए जो काम कर रहे हैं, उनकी सोच तब्दील होनी चाहिए कि ये लोग जो फ्रंट जो बना है इनका सेकुलर फ्रंट, ये काम काज के लोग हैं। ये आवाम को चाहिए कि इन लोगों का साथ दे। मैं मुस्तकीम भाई साहब को और शान हिंद मैडम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि इन्होंने शहर के नौजवानों के लिए, इनके मुस्तकबिल के लिए जो बड़ा कदम है, उनकी फिक्र करते हुए जो हब शुरू किया है, एजुकेशन हब, इसका जो कारनामा अंजाम होने जा रहा है, जो बिल्डिंग तामीर होगी इंशाअल्लाह। आगरा रोड के उस पार जो नीट क्लासेस चालू होती हैं, डॉक्टर बनते हैं बच्चे, लड़के लड़कियां। आगरा रोड के इस पार कोई हब, कोई एजुकेशन तालीमी अदारा कोई इतना बड़ा नहीं था, जो अभी शुरू होने जा रहा है। मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। शुक्रिया। साथी निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल लुक के लिए मैं सेकुलर फ्रंट की शुक्रगुजार हूँ। वो तमाम ओहदेदारान जो बरसर इक़्तिदार है कारपोरेशन में और जिन्होंने बनाने में और आइंदा बन जाने के बाद अपनी अक्ल का, अपनी ज़हानत का, अपनी कारकर्दगी का बयान सबूत देंगे, उनका मैं पेशगी शुक्रिया अदा करती हूँ। जो बजट मंजूर किया गया उसके लिए भी मैं बरसर इक़्तिदार कारपोरेशन में सेकुलर फ्रंट, मोहतरमा मेयर साहबा, डिप्टी मेयर साहबा, गट नेता खालिद, गट नेता मोहम्मद मुस्तकीम, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एजाज बेग, नजरीन साहबा, शान हिंद साहबा और तमाम वो लोग
तमाम कारपोरेटर जिनकी जोलानगी का, जिनकी एहसास का उन्होंने यहाँ कर्तव्य दिया और इसको कामयाब बनाने के लिए जो बजट दिया, मैं आसिफ साहब के खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें अपना नुमाया किरदार अदा किया। दरअसल इतनी देर हो चुकी है और सभी ने निहाल साहब की जिंदगी के हर पहलू पर रोशनी डाली, हर बात पर रोशनी डाली, उनकी जिंदगी के बहुत से गोशों पर रोशनी डाली। मैं तो अपने अदारियों में, आज भी मैंने अपने अवामी आवाज के अदारिये में निहाल साहब से मुंसलिक फसाद की बात, वो फसाद जो औरंगाबाद में हुआ, नागपुर में हुआ और बंबई में 12 मुसलमान शहीद हुए सलमान रश्दी के खिलाफ एक जुलूस निकालते हुए, उस पर जो कुछ निहाल अहमद साहब ने बोला, क्योंकि मैं अपने सवाल के शाना बचाना रही हूँ, उनके काम, मेरी मराठी हायर है, मैं जिस गांव में खानदेश में थी वहाँ 8वीं से उर्दू नहीं थी, तो मैंने 8वीं से जितनी कॉलेज तक तालीम हासिल की वो सब मराठी में, इसलिए मैं जो कुछ मुझसे बनता था अपने शोहर के सिलसिले में मदद करती। जो लोग पीए रहते थे उस जमाने में 4-4, 5-5 पीए ऑफिस में काम करते थे, 2 पीए असेंबली के कामकाज में होते थे और 2 पीए मालेगांव शहर में लोगों के कामकाज के लिए होते थे। आज जब मैं देखती हूँ वो जमाना ऐसा था कि एक तरफ शेर महाराज निहाल अहमद कहा जाता था और एक तरफ एक जमात शेर महाराज बाल ठाकरे कहा करती, और दोनों के वजूद की, दोनों के हौसले की, दोनों की हिम्मत की और दोनों के अपने अपने ख्यालात, अपने अपने उसूल, अपने अपने तरीके कार की बात हुआ करती। मैंने ऐसा भी देखा, मैं अभी कुछ दिन पहले हमारे मास्टर हारून साहब बैठे हैं, इनके साथ मैं एक काम से मर्चेंट बैंक में गई। मर्चेंट बैंक के मैनेजर ने मुझे बुलाया, मुझे मैं उसको बताई कि भैया गरीब आदमी मेरे पास आया है कर्ज के सिलसिले में, मैं आपसे बात करने आई हूँ। उसने मुझे कहा कि मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। बोले हम शिवसेना के मानने वाले लोगों के साथ 15 दिन पहले बाल ठाकरे साहब से टाइमिंग लेकर गए कि हम उनसे मुलाकात करें, मगर जब उनके गेट तक जाते थे तो हमको सिक्योरिटी हकाल देती थी। हम उनको बताते थे कि देखो ये टाइम दिया हुआ है, देखो ये हमारे पास लेटर है। मतलब जब निहाल अहमद साहब मंत्रालय में हमको दिखाई दिए, हमको विधानसभा जारी थी वहाँ दिखाई दी, तो उन्होंने हमको शहर के होने के नाते पूछा कि तुम क्यों सुबह से यहाँ घूम रहे हो, क्या काम है तुम्हारा। बोले हमने कहा कि बाला साहब ठाकरे से मिलने आए थे, ये सब शिवसेना वाले हैं, मैं तो इनके साथ चला आया कि बाला साहब ठाकरे से मिलने, मगर हमको अंदर ही नहीं जाने देते। निहाल साहब बोले कि ठीक है तुम 6 बजे, मुझे ये वाकया बता रहा है मर्चेंट बैंक का मैनेजर। बोले उन्होंने हमको 6 बजे बुलाया, उन्होंने बाला साहब ठाकरे को फोन किया, ठाकरे साहब ने खुद फोन उठाया और उन्होंने हमको बुलाया। जब हम उनके बंगले पे गए तो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था हमको लेने के लिए कि तुमको निहाल साहब ने भेजा है क्या। बोले जब हम अंदर गए तो बाला साहब ठाकरे के लोगों ने हमको पोहा हुआ खिलाया। वो रोने लगा बात करते करते कि जिसको 2 समाज अलग अलग तरीके से जानते थे, वो दोनों अपनी जगह उसूल परस्त थे। एक दूसरे के जुल्म के खिलाफ बोलना और जालिमाना रवैये के खिलाफ असेंबली में चीखना चिल्लाना, यह निहाल अहमद साहब का तरीकेकार था। मुझे याद है जब जब फसाद हुआ निहाल अहमद साहब बोले। मैंने यह भी देखा कि जब शैतानी आयात सलमान रश्दी पर बोला जा रहा था तो जो लोग मुस्लिम एमएलए थे
जिन्होंने बहस में अपना पहला नाम दिया था पूना के पेन वाला, अमीरुद्दीन पेन वाला थे, वो चुपके से खसक गए। उसके बाद जितने मुसलमान एमएलए थे सब चले गए। अकेले तन्हा निहाल अहमद साहब, वो 12 मुसलमान नौजवान गोली क्यों लगी और वो पैर के कमर के नीचे क्यों नहीं लगी, इस पर लड़ते रहे और पुलिस फोर्स को जिम्मेदार ठहराते रहे। उन्होंने बाद में उनको सस्पेंड करवाया। जिंदगी में मैंने एक बात जो मैं तो बहुत कम उम्र से सियासत में हूँ, सोशलिस्ट पार्टी में हूँ, शादी से बहुत पहले वर्कर हूँ, राष्ट्र सेवा दल से आई हूँ सोशलिस्ट पार्टी में। लेकिन निहाल अहमद साहब का तरीकेकार पूरे महाराष्ट्र में सोशलिस्टों के लिए कारनामा था। रश करते थे लोग, पहले कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जहाँ सिखाया जाता था वर्करों को, वो मधु दंडवते हो, सदानंद वर्दे हो, भाई वर्दे हो, जैसे बड़े बड़े लीडर सोशलिस्टों के, जहाँ तो फर्नांडिस हो, बार बार ये बोला करते कि आपको कुर्सी लगता की तकरीर कर देता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती, या आपने संदन निकाल देता है, पुलिस कुछ नहीं कर पाती। ये तरीका हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता? ये शहर ने के नाम को शनाख्त देने में, मालेगांव को मालेगांव बनाने में साथी निहाल अहमद का। असेंबली में जो नाम ढूंढता था, उस जमाने के लोग जो टीवी देखते होंगे, सुनते होंगे या रेडियो सुनते होंगे, बीबीसी लंदन हुआ करता था। बीबीसी लंदन में कौन असेंबली के जमाने में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि निहाल अहमद ये नाम ना आए। बीबीसी लंदन उस आदमी की बात करता था, व्हाइट हाउस अमेरिका उस आदमी की बात करता था। यह आदमी की शख्सियत एक मजलूम कौम के लिए जालिम के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा था, और वो न्याय से आदमी किया। वक्त तो बहुत हो गया है, मैं तो मैं बहुत सारी बातें बताई होती। मुझे एक बात कहना है कि ये शहर को 95% जो आज एजुकेशन की बात है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि 95% रजिस्ट्रेशन स्कूलों का निहाल अहमद साहब की बदौलत है। वो जब मंजूर आता तो मुझे फोन करते थे और मैं जाके वो स्कूलों के जो जिम्मेदार रहते थे, अभी वो चले गए, उनको क्रिसेंट वाले जमीन क्रांति, वो स्कूल का भी जब परमिशन आया तो मैं जाके उनको बोली, हारून बाबा जो थे, हारून अंसारी, जो उनके सियासी दुश्मन भी थे, लेकिन वुमेन कॉलेज से लगा के स्कूलों के वर्ग बढ़ाना, क्लास बढ़ाने से लगा के तो जमीन दिलाने के लिए सबसे पहले हारून अंसारी साहब मेरे ससुर मौलवी मोहम्मद उस्मान साहब के पास गए थे और उन्होंने उनको कहा कि जो जमीन है जेटी की या हमको दिलाओ, साहब को बोलती, और मेरे ससुर ने अपने बेटे को बोलते वो जमीन जेटी की दिलाना। जमूर स्कूल आज जहाँ है, चाहते तो वो शहर के अंदर उस जमाने में आ सकते थे, लेकिन वो बच्चा जो पढ़ नहीं सकता, वो बच्चा जो गरीब घर का है, मैं आपको बताऊं कि कोरोना के जमाने में हमारे सर बैठे, हम पकड़ के लाके इम्तिहान दिलवाए बच्चों को कि तुम पास तो हो जाओ। 10वीं 12वीं वाले इम्तिहानात थे, हमारे टीचर कोई साइकिल पे कोई मोटरसाइकिल पे जाता था और वो बच्चों को लाते थे तुम इम्तिहान दो। यह जो स्कूल टीएम है, इसकी मंजूरी कुमारवाड़े की थी, मगर यह हिस्सा उस वक्त जरखेज इलाका नहीं कहलाता था, इसलिए शायद टीएम स्कूल को यहाँ लाया और उस स्कूल को शानदार बनाने की, बुलंद इकबाल की जो ख्वाहिश थी, जो ख्वाब था टीएम स्कूल को शानदार, उस ख्वाब को जानशीन निहाल अहमद हर हाल में पूरा करेंगे। वो स्कूल एक आन बान शान के साथ और बच्चों के लिए आज हमारे टीएम स्कूल का रिजल्ट 97.64 रहा, जो बड़ी स्कूलों के मुकाबले में था, दूसरे तीसरे नंबर पे थी ये स्कूल, जिसके यहाँ उतने लवाजमात नहीं है, फिर भी
मैं उन टीचरों को मुबारकबाद देती हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन का रास्ता उस जमाने में निहाल साहब ने खोला, फार्मेसी कॉलेज उस जमाने में जारी किया ताकि जब फसाद होता था तो हम तापड़िया मेडिकल ढूंढते थे जो बंद मिलता था। उस जमाने में आउटर में लोग जाते थे, उनको दवाई नहीं मिलती, तो फार्मेसी कॉलेज में मेडिकल कॉलेज के मेडिकल स्टोरों के जरिए एक रोजगार मिला। इतना नहीं किया, जब साहब मिनिस्टर बने तो उनके पास 6 डिपार्टमेंट थे, जिसमें रोजगार, हमी रोजगार, शिक्षण, तांत्रिक शिक्षण, मनुष्यबल जैसे डिपार्टमेंट थे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब कभी वो रोड से गुजरते थे, सफर करते थे मिनिस्टर होने के बावजूद, तो वो जहाँ हमी रोजगार की औरतें काम करती थी, गाड़ी काफी दूर खड़ी करके पैदल आते थे और वो औरतों को पूछते थे कि तुमको पगार बराबर मिलती। उस वक्त 3 नए पैसे में 1 किलो अनाज मिलता था और उनकी पगार 30 पैसे थी। मैंने खुद सुना कि साहब कालती मार कर बैठ जाते थे हमें रोजगार के मजदूर औरत मर्दों के पास और उनको पूछते थे तुम्हारी पगार बढ़ना चाहिए, बोले नहीं इसमें भोग हो जाता, बच जाता हमारा। वो बोलते थे पगार बढ़ा दूंगा, बोलते नहीं बच जाता हमारा। 38,000 महाराष्ट्र में ऐसे गांव थे जहाँ हमें रोजगार चलता था। साहब के सब पहले वो 4 लाख मजदूर काम करते थे, साहब के बाद 10 लाख मजदूर को उन्होंने काम दिया। जिस डिपार्टमेंट में रहे, जिस मौकों में रहे, जिस पार्टी में रहे, जिस तरीके का उन्होंने अपना एक अलग कारनामा अंजाम दिया। और इस शहर को जरूरत इस बात की है कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ दिया है, निहाल अहमद साहब की जो तारीफ है वो इसलिए है कि 6 बार इनके आने के बाद उनके पास 1995 तक कोई गाड़ी नहीं थी, 4 व्हीलर नहीं थी। वो अपने दोस्तों की गाड़ी चलते थे, उनकी बहन दादा अब्दुल अजीज की गाड़ी चलती थी। आज हम देखते हैं कि बदगुमानी का उठता हुआ सर क्या कह रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त है कि नहीं है आज का एमएलए? भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है तो फिर 15 साल क्या हो गए? तीसरी बार उनके आने के बाद क्या मिला है शहर को, ये भी मेरा सवाल शहर से है। मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए मुस्तकिम डिग्निटी की तरफ से, शान निहाल अहमद की तरफ से, मुश्ताक अहमद निहाल अहमद की तरफ से, नजीम अहमद कमाल अहमद की तरफ से, आफाक अशफाक अंजुम जो शायर हैं उनकी तरफ से, पोता वकील अहमद इखलाक अहमद की तरफ से, तमाम हाज़रीन कराम का, पार्टी के तमाम वर्करों की तरफ से, कारपता हज़रात की तरफ से आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो जो सफलतकरण का काम होगा, जहाँ जहाँ होगा, आप तमाम का मुआयनत, आप तमाम की हमदर्दी, आप तमाम की हिमायत शामिल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम।